एक लड़का प्राइमरी स्कूल जाता है और अध्यापक से कहता है कि मुझे भतीजी चाहिए, इसकी छुट्टी कर दीजिए। इसके पिता ने कहा है कि इसके घर पर आज बहुत ज्यादा जरूरी काम है जिसमें इस बच्ची की उपस्थिति अनिवार्य है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। जब अध्यापक चाचा की बात सुनते हैं तो वो उनकी भतीजी को चाचा के साथ भेज देते हैं। लेकिन जब चाचा स्कूल से रोड पर भतीजी को लेकर आते हैं तो अध्यापक सोचते हैं कि छुट्टी होने में अभी मात्र 10 या 15 मिनट ही हैं। आखिर इस बच्ची के घर पर ऐसा कौन सा जरूरी काम हो गया था कि ये 10-15 मिनट इंतजार नहीं कर पाए और इसके पापा ने अपने छोटे भाई को भेज दिया। अध्यापक जानता था कि इसके चाचा का स्वभाव कैसा है। दरअसल इसका चाचा, जिसका नाम है फहीम, ये थोड़ा अपराधी किस्म का इंसान है, इसलिए अध्यापक को इसकी बातों पर अब शक होता है और अध्यापक बिना कुछ सोचे समझे फहीम चाचा के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। आगे आगे फहीम अपनी भतीजी को लेकर के जा रहा है, पीछे पीछे अध्यापक फहीम के पीछे जा रहा है। फहीम को इस बात की खबर नहीं है कि बच्ची के अध्यापक उसका पीछा कर रहे हैं। अब फहीम उस बच्ची को लेकर घर की तरफ नहीं बल्कि खेतों की तरफ लेकर चला जाता है। अध्यापक भी फहीम के पीछे पीछे खेतों की तरफ चल देते हैं। फहीम उस बच्ची को एक ऐसे खेत में लेकर जाता है जो चारों तरफ से बंद था। फहीम उस बच्ची के वहां पर कपड़े उतारने लगता है। बच्ची मना करती है, रोने लगती है, लेकिन फहीम जबरदस्ती उसके कपड़े उतार देता है। अब बच्ची अपने चाचा को रोकने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन फहीम उस बच्ची को 2 तमाचे भी मार देता है। तब तक अध्यापक वहां पर पहुंच जाता है और अध्यापक समझ जाता है कि ये फहीम अपनी भतीजी के साथ क्या करने वाला है। अध्यापक बिना देर किए हुए आस पड़ोस के लोगों को बुलाने लगता है, शोर मचाने लगता है। अध्यापक की बात सुनकर आस पड़ोस के लोग अध्यापक की मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। खेत के आसपास जो भी लोग काम कर रहे थे वो तुरंत अध्यापक के पास आ जाते हैं। जब फहीम को ये आवाज सुनाई देती है तो फहीम वहां से तुरंत भाग निकलता है और वहां के लोगों से बच जाता है। अध्यापक उस बच्ची को कपड़े पहनाता है। कपड़े पहनाने के बाद उस बच्ची को गोद में उठाता है और फिर उसके घर लेकर आता है और बच्ची के माता पिता से माफी भी मांगता है और कहता है कि आज मेरी एक गलती की वजह से पता नहीं इस बच्ची के साथ कौन सी अनहोनी हो जाती। शायद इस अनहोनी के लिए मैं सारी जिंदगी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मैंने तो इसे इसके चाचा के साथ भेजा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इसका चाचा इसके साथ ऐसी हैवानियत कर बैठेगा। ऊपर वाले का शुक्र है कि आज एक बड़ी अनहोनी होने से बच गई। वो अध्यापक वहां से चला जाता है। इस पर फहीम के बड़े भाई फहीम पर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं और पुलिस में कंप्लेन कराने की बात करते हैं। तो फहीम की माँ अपने बड़े बेटे को रोक लेती है और कहती है कि बेटा, घर की बात है, घर में ही खत्म कर दो, इसका तमाशा ना बनाओ। कस्बे के कुछ लोगों को फहीम के बारे में पता भी चल जाता है, लेकिन फहीम की माँ जोर जबरदस्ती करके सबको शांत करा देती है। ये बात थाने तक नहीं पहुंचती है। काश कि ये बात उस दिन थाने पहुंच जाती और फहीम को उसके इस किए की थोड़ी सी सजा मिल जाती। काश कि उस दिन उसका भाई फहीम के गाल पर 2-4 तमाचे मार देता और उसे समझाने का प्रयास करता। काश कि उस दिन फहीम की माँ अपने बेटे को 2-4 तमाचे मार देती, उसे उसके कर्मों की सजा दे देती, लेकिन ऐसा उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। घर वाले चुप हो गए। फहीम की माँ ने अपने बड़े बेटे को चुप करा दिया। फहीम का भाई चुप हो गया और फहीम के भाई के चुप होते ही कस्बे के सभी लोगों ने इस बात को वहीं पर शांत कर दिया। इस तरह से घर की बात घर में दफन होकर के रह गई। आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा शायद किसी ने भी नहीं लगाया था कि आगे एक ऐसी घटना घट जाएगी जो पूरे बुलंद शहर को शर्मसार कर देगी और हर घर की आंखें नम कर देगी। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? मैं हूं आरती, आज फिर एक नई घटना के साथ। ये कहानी शुरू होती है बुलंद शहर के जहांगीराबाद कस्बे से। इस कस्बे के एक मोहल्ले में 5 साल की बच्ची रविवार शाम 4 बजे से गायब हो जाती है। तारीख है 24 अप्रैल 2023। इस बच्ची को परिजन हर जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बच्ची नहीं मिलती है। अब परिजन आस पड़ोस के लोगों के घर घर में जाकर पूछने लगते हैं कि क्या आपने उनकी बच्ची को देखा है। सभी लोग मना कर देते हैं। इस तरह से कस्बे के कुछ जिम्मेदार लोगों के पास भी बच्ची के गुम हो जाने की खबर पहुंच जाती है। अब कस्बे के लोग उस बच्ची को ढूंढवाने में परिजनों की मदद करने लगते हैं। कुछ लोग घर पर भी देखते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। रोड पर, सड़क पर, खेत पर, जहां जहां ये उम्मीद थी कि यहाँ इनकी बच्ची मिल जाएगी, वहां वहां वो परिजन सब लोग मिलकर, आस पड़ोस के लोग मिलकर ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। इसी दौरान कस्बे के लोग फहीम के घर भी जाते हैं और कहते हैं कि क्या उनकी बेटी आपके घर आई है। तो फहीम की माँ खिड़की खोल कर कहती है कि आपकी बेटी हमारे घर नहीं आई है,
हमने उसे नहीं देखा है। कस्बे के लोग फिर से दूसरी जगह उस बच्ची को ढूंढने लगते हैं। तभी एक 12 साल की बच्ची द्वारा पता चलता है कि आज इनकी लड़की फहीम अंकल के साथ खेल रही थी। अब कस्बे के लोगों को पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो बच्ची फहीम के घर में ही है, छुपी हुई है, इसीलिए उसकी माँ दरवाजा नहीं खोल रही है। कस्बे के लोग दोबारा फहीम के घर जाते हैं और उसकी माँ से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। उसकी माँ दरवाजा खोलने के लिए साफ मना कर देती है और सीधा सीधा जवाब देती है कि उनकी बेटी हमारे घर पे नहीं है, इसलिए वो बार बार आकर उसे परेशान ना करें। कस्बे के लोग माँ पर काफी दबाव बनाते हैं कि वो दरवाजा खोल दें, लेकिन माँ दरवाजा खोलने को तैयार नहीं होती। इस पर कस्बे के लोग अब एक योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार फहीम के घर के आंगन में एक लड़के को कूदवा दिया जाता है। लड़के के कूदने की आवाज जैसे ही फहीम के माँ के कानों में पड़ती है, वो दौड़ कर जाती है और आंगन में उस लड़के को पकड़ लेती है। इसके बाद उस लड़के को आगे नहीं बढ़ने देती। फहीम की माँ और उस लड़के में थोड़ी हाथापाई भी होती है। इस दौरान फहीम की माँ पीछे हट जाती है और वो बच्चा दौड़कर अंदर से दरवाजा खोल देता है। जैसे ही फहीम के घर का दरवाजा अंदर से खुलता है, कस्बे की भीड़ फहीम के घर के अंदर चली जाती है। भीड़ के अंदर घुसते ही वो भीड़ फहीम के घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। घर की तलाशी के दौरान एक कमरा ऐसा मिलता है जो कमरा पूरी तरह से अंधेरे में था। इस कमरे के अंदर कोई टॉर्च नहीं थी, कोई बल्ब नहीं था। उसी भीड़ में से एक आदमी दौड़कर अपने घर जाता है और एक टॉर्च लेकर आता है और टॉर्च जलाकर जब उस कमरे में देखने के लिए बढ़ता है तो फहीम की माँ उसे पकड़ लेती है और कहती है कि कमरे में टॉर्च ना जलाए, कमरे के अंदर कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो सब लोग वहां से चले जाएं। जैसे ही उसकी माँ ये बात कहती है तो लोगों को और ज्यादा शक होता है। अब वो जबरदस्ती उस कमरे में बढ़ते हैं। टॉर्च वाले इंसान के पीछे 2-4 कस्बे के लोग और भी हैं जो उस कमरे में घुस रहे हैं। टॉर्च जलाकर जैसे ही वो इंसान कमरे में देखता है तो फहीम बेड पर बैठा हुआ है और अपना सर नीचे झुकाए हुए है। फहीम के कपड़ों में काफी खून लगा हुआ है। जब वो आदमी टॉर्च की रोशनी फर्श पर मारता है तो फर्श पर भी काफी खून पड़ा हुआ है। अब वो आदमी बेड के नीचे जब टॉर्च की रोशनी करता है तो दंग रह जाता है। दरअसल बेड के नीचे उस नन्ही बच्ची का शव पड़ा था। उस शव को बेड के नीचे से निकाला जाता है तो शव की स्थिति देखकर सभी लोग हैरान थे, शर्मसार थे, दुखी थे, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। उस बच्ची के दोनों पैर टूटे हुए थे और प्राइवेट पार्ट से अभी भी खून बह रहा था। बच्ची के दोनों ओंठों को इतनी बुरी तरह से घायल किया गया था कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ ओंठ है या कोई मांस है। चेहरे और शरीर पर हद से ज्यादा घाव थे, जिस कारण पूरा चेहरा और पूरी बॉडी सूज चुकी थी। बच्ची की इस स्थिति को देखकर कस्बे के लोग बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं और फहीम को वहीं पर मारना पीटना शुरू कर देते हैं। गंभीर रूप से फहीम को घायल कर देते। इसके बाद पुलिस आती है, फहीम को अपनी कस्टडी में लेती है और इसे थाने भेज देती है। पुलिस जब बच्ची के शव को उलट पलट कर देखती है तो उसकी बॉडी पर 8 से भी ज्यादा ऐसे जख्म थे। बहुत ही गंभीर तरह से उसे घायल किया गया था कि ये जख्म बच्ची के शरीर पर दांतों से हुए हैं, जैसे बच्ची के शरीर को बुरी तरह से काटा गया हो, दबाया गया हो, नोचा गया हो। अब पुलिस की टीम उस बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां पर मौजूदा सबूतों को इकट्ठा करने लगती है। बेड पर बिछी बेडशीट थी जिसमें खून लगा हुआ था। फर्श पर गिरा खून था, फर्श पर पड़े हुए बाल थे। सबसे ज्यादा अहम था कि आरोपी के नाखूनों में उस बच्ची की बॉडी की स्किन भरी हुई थी। उन्हें भी सैंपल के तौर पर रख लिया जाता है और गाजियाबाद की फॉरेंसिक टीम में भेज दिया जाता है। 13 दिन के अंदर ही इस केस की चार्जशीट तैयार कर ली जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और 26 जुलाई 2023 को अंतिम सुनवाई होती है। इस सुनवाई में काफी दलीलें पेश की जाती हैं। माँ कहती है कि उसकी बच्ची ने चावल खाने के लिए उससे कहा था, इसलिए उसने अपनी बच्ची के लिए चावल बनाए थे और वो इंतजार कर रही थी कि मेरी बेटी आए और चावल खा ले आकर के। लेकिन जब समय बीता, बच्ची नहीं आई तो उन्होंने 4 बजे से उसे ढूंढना शुरू किया। तब से जाकर के बच्ची जब मिली तो मृत अवस्था में मिली। उसकी बच्ची ने चावल भी नहीं खा पाए। माँ का कहना था कि मैं जब भी फहीम के घर को देखती हूँ तो मेरी बच्ची के जख्म के निशान उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं, जख्म ताजा हो जाते हैं। इसके घर को बुलडोजर से गिरवा देना चाहिए। इस पर मौसी अपना बयान देती है कि हमने बच्ची को हर जगह ढूंढा, हमें बच्ची नहीं मिली। हम 2 बार फहीम के घर गए, फहीम की माँ ने दरवाजा नहीं खोला। इस दौरान हमने मस्जिद जाकर के मौलवी साहब से माइक के द्वारा ऐलान भी करवाया कि हमारी बच्ची गुम हो गई, अगर किसी के घर हो तो हमारे पास छोड़ दे या फिर इस मस्जिद में आकर के छोड़ जाए।
पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें पता चला कि हमारी बच्ची फहीम के साथ खेल रही थी। हम फहीम के घर गए, जबरदस्ती घुसे, तब जाकर के हमें हमारी बच्ची मृत अवस्था में मिली। गांव के कुछ और लोगों के द्वारा पता चला फहीम बड़ा ही अपराधी किस्म का इंसान था। इसने अपनी पत्नी के साथ भी बहुत ज्यादा दरिंदगी और हैवानियत दिखाई और उसकी हत्या कर दी। लेकिन इस मामले को फहीम के घर वालों ने वहीं दबा लिया कि फहीम को कहीं जेल ना हो जाए, फहीम को कहीं सजा ना हो जाए। इसके बाद फहीम की भाभी ने अपनी बहन के साथ फहीम की शादी करवा दी, यानी कि भाई के साली के साथ फहीम की दूसरी शादी की जाती है। लेकिन ये उसके साथ भी हैवानगी और दरिंदगी दिखाता है, इसलिए वो 1 महीने के अंदर ही अपने मायके चली जाती है और ये कहकर जाती है कि वो इस हैवान किस्म के इंसान के साथ नहीं रह सकती है। कस्बे के लोगों के बयान के मुताबिक ये भी पता चलता है कि आरोपी अपनी हवस मिटाने के लिए आस पड़ोस के जानवरों का भी इस्तेमाल किया करता था, जिसमें बकरी और भैंस के छोटे बच्चे हुआ करते थे। सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस आरोपी को 77 दिन के अंदर फांसी पर लटकाने का हुक्म देती है। ये सजा 26 जुलाई 2023 को दी गई थी। क्या फांसी की सजा से इस देश के बच्चे, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? इतनी हैवानियत दिखाने वाले को इतनी साधारण सी सजा? क्या घर के सदस्य जो फहीम को बचा रहे थे, दरवाजा नहीं खोल रहे थे, क्या वो अपराधी नहीं थे? क्या वो सजा के हकदार नहीं थे? क्या उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए थी? शायद अगर समय पर वो दरवाजा खुल जाता तो उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। सवाल ये है, क्या इस सजा से अब समाज की सभी बेटियां सुरक्षित हैं? सवाल ये है कि हम अपने बच्चों के मोह में इस कदर डूब जाते हैं कि हम उनके गुनाहों पर एक एक करके पर्दा डालते रहते हैं, जैसा कि फहीम की मां ने किया था। सवाल यह है कि एक 5 साल की बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी दिखाने के बाद भी फहीम की मां अपने बेटे को बचाने के लिए 1000 दलीलें लेकर कोर्ट में खड़ी थी। उसने एक बार भी ये क्यों नहीं कहा कि उसके इस दरिंदे बेटे को सजा मिलनी चाहिए? जब तक हम बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा की पहल अपने घर से नहीं करेंगे, अपने घर के दरिंदों और हैवानों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक इस समाज की न बेटी सुरक्षित है, न बहन सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित हैं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य केवल आपको सावधान करना था, आपको सतर्क करना था। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।